साल ना लाखों की तादाद में उम्मीदवार राज्य स्तरीय परीक्षाओं के इस चक्रव्यूह में उतरते हैं। सालों की मेहनत, रातों की नींद और किताबों के वो ऊंचे ऊंचे पहाड़। बाप रे, वो पहाड़ों जैसा सिलेबस देखकर ही घबराहट होने लगती है। बिल्कुल। लेकिन जब नतीजे आते हैं तो जीत का परचम केवल कुछ हजार ही क्यों लहरा पाते हैं? असफलता का ये जो डर है ना, वो हर विद्यार्थी के मन में गहराई तक बैठा हुआ है। एकदम सही बात है। और मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ज्यादातर उम्मीदवार उत्तर प्रदेश को सिर्फ आंकड़ों की एक नीरस किताब समझते हैं, मतलब रटने की एक अंतहीन प्रक्रिया। यही तो सबसे बड़ी गलती है, जबकि सच तो ये है कि यह राज्य कोई डेटाबेस नहीं है। ये एक जीता जागता महाकाव्य है। और आज के इस गहन विश्लेषण में ना हम सिर्फ कुछ पन्ने नहीं पलटने वाले। तो आज का हमारा मिशन क्या है? आज का मिशन है उत्तर प्रदेश की उस असली आत्मा को डिकोड करना। हमारे पास जो आज की ये मास्टर क्लास नोट्स हैं, ये किसी भी परीक्षा को क्रैक करने का एक अल्टीमेट हथियार है। एक ऐसा मास्टर प्लान जो असफलता के डर को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अरे वाह, इस सिनेमाई नजरिए से तो सच में आज एक नई उम्मीद जाग रही है। मतलब अगर हम इसे कहानी की तरह देखें, जहां हर तथ्य के पीछे कोई ना कोई कारण है, तो ये रटने का बोझ बिल्कुल नहीं लगेगा। एकदम सटीक बात कही। और देखिए, किसी भी महान कहानी की गहराई को समझने के लिए ना उसकी नींव तक जाना पड़ता है। अब उत्तर प्रदेश के इतिहास को ले लीजिए। ये जो राजधानियों को बदलना था, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। ये तो सत्ता का एक शहर से दूसरे शहर जाना था। बिल्कुल। अब देखिए, 1836 में जब इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहा गया, तब सत्ता का केंद्र आगरा था। लेकिन फिर 1857 की क्रांति हुई, जिसने ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी। हाँ, उन्हें समझ आ गया कि आगरा रणनीतिक रूप से सुरक्षित नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, 1858 में सत्ता का केंद्र तुरंत प्रयागराज यानी तब का इलाहाबाद खिसका दिया गया। क्योंकि गंगा और यमुना के संगम पर बसा प्रयागराज नियंत्रण के लिए ज्यादा आसान था, है ना? बिल्कुल सही पकड़े। और उसके बाद प्रशासन को राज्य के बिल्कुल बीचों बीच लाने की जरूरत महसूस हुई, जिसके चलते 1935 में लखनऊ पूर्ण रूप से राजधानी बना और अंततः 24 जनवरी 1950 को इसे अपना वर्तमान नाम मिला, उत्तर प्रदेश। जी हाँ। अब जरा एक बात बताइए, उम्मीदवारों के लिए जो राज्य का राजकीय चिन्ह है, क्या कभी उस चिन्ह को ध्यान से देखा है? वो मोहर जो सरकारी कागजों पर होती है। हाँ वही। वो सिर्फ एक लोगो नहीं है, वो पूरा का पूरा इतिहास है। जरा डिकोड कीजिए उसे। अरे हाँ, ये हिस्सा परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम उसे ध्यान से देखें ना, तो उसमें जो दो मछलियां हैं, वो अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक है। बिल्कुल। और बीच में जो तीर कमान है, वो तीर कमान भगवान राहों और इस धरती के हिंदू शासन का प्रतिनिधित्व करता है। और सबसे दिलचस्प तो वो 3 तरंग रेखाएं हैं। गंगा यमुना वाली। जी, गंगा, यमुना और सरस्वती के पावन संगम का प्रतीक। मतलब एक छोटे से घेरे में अवध, अयोध्या और प्रयागराज तीनों को पिरो दिया गया है। कमाल है ना। इतिहास ने तो इस राज्य की आत्मा बनाई, लेकिन इसके भूगोल ने इसे अजय बनाया है। अजय? वो कैसे? इसके क्षेत्रफल को देखिए, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर का विशाल क्षेत्रफल। ये पूरे भारत का 7.33% हिस्सा है। और क्षेत्रफल के मामले में देश में चौथे स्थान पर। मतलब ये आकार तो यूरोप के कई देशों से भी बड़ा है। बिल्कुल। और सीमाओं का जो माया जाल है, वो किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। हाँ, पूरे 11 जिलों को छूती है। और सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ, जो केवल सहारनपुर से टकराती है। सही। लेकिन इस भूगोल में एक सबसे बड़ा आहा मोमेंट है, सोनभद्र जिले की कहानी। ओहो, सोनभद्र। इसका भूगोल तो सच में दिमाग घुमा देता है ना? ये एक ऐसा रणनीतिक किला है, मतलब भारत का एकमात्र ऐसा जिला जिसकी सीमाएं 4 राज्यों से टकराती हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सच कहूं तो सोनभद्र एक जिला कम और एक चौराहा ज्यादा लगता है। बहुत खूब। अब देखिए, इतने विशाल भूगोल को जीवंत कौन बनाता है? यहाँ की अकल्पनीय जनसंख्या, जो देश की राजनीति की दिशा तय करती है। एकदम। 2011 के आंकड़ों के अनुसार 19.98 करोड़ की आबादी और 80 लोकसभा सीटें। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये अपने आप में एक देश है। और इसमें भी जनसांख्यिकी के क्या चरम बिंदु है।
प्रयागराज में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन जनघनत्व यानी डेंसिटी गाजियाबाद में सबसे ज्यादा है। हाँ, क्योंकि दिल्ली से सटे होने के कारण लोग वहां रोजगार के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत गहरी विडंबना की ओर इशारा करना चाहता हूँ। एक ऐसा सवाल जो हर सुनने वाले को सोचने पर मजबूर कर देगा। जी बताइए। गौतम बुद्ध नगर, जिसे हम नोएडा कहते हैं, वो राज्य में साक्षरता में मतलब लिटरेसी में नंबर 1 है। हाँ, चमचमाती इमारतें और मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वहाँ। बिल्कुल, लेकिन वहीं का लिंगानुपात यानी सेक्स रेशो सबसे कम है, सिर्फ 851। ऐसा क्यों है कि आर्थिक विकास हमेशा सामाजिक समानता की गारंटी नहीं देता? ये तो बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मुझे लगता है इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो माइग्रेशन, पुरुष कामगार अकेले आते हैं और परिवार गांव में रहता है। और दूसरा ये कड़वा सच कि साक्षरता का मतलब हमेशा प्रगतिशील सोच नहीं होता। कई बार पैसा और तकनीक कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुप्रथाओं को ज्यादा आसान बना देते हैं। बाप रे, ये सच में एक गहरी चोट है। और जनसांख्यिकी की बात करें तो अनुसूचित जाति यानी SC आबादी 16.6% है, जो सबसे ज्यादा सीतापुर में है। और अनुसूचित जनजाति यानी ST सिर्फ 0.6% है, जिसका सबसे बड़ा हिस्सा उसी सोनभद्र में है जिसकी हमने अभी बात की। हाँ, और अयोध्या या जालौन में तो ये 0 है। अब आते हैं एक बहुत बड़े सवाल पर, इतनी बड़ी आबादी का पेट कैसे भरता है? और वो जो $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना है, वो जमीन पर कैसे उतरेगा? बिल्कुल, अभी तो सेवा क्षेत्र 47% और कृषि 25.8% का योगदान दे रहे हैं। लेकिन 1 ट्रिलियन के लिए चाहिए एक्सप्रेसवे का जाल। जैसे गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा। हाँ, ये सड़कें नहीं है, ये राज्य की नई रक्त धमनियां हैं। और साथ में जेवर और अयोध्या जैसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। लेकिन हर सिनेमाई कहानी में हीरो की एक कमजोरी भी तो होती है ना? एकदम सही पकड़े। और यहाँ वो कमजोरी है हमारा पानी। यूपी अपनी 75% सिंचाई नलकूपों यानी ट्यूबवेल से करता है। जमीन के नीचे से अंधाधुंध पानी खींचना। हाँ, और इसी का नतीजा है पश्चिमी यूपी में जलभराव और मृदा लवणता यानी सॉइल सैलिनिटी। पानी भाप बन जाता है और पीछे जहरीले नमक की परत छोड़ जाता है। ये एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। ये तो पर्यावरण के लिए भी बहुत खतरनाक है। लेकिन अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक भी तो है, ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद योजना। अरे वाह, इसके बारे में बताइए जरा। ये तो हर जिले का अपना एक सुपर पावर है। जैसे भदोही के कालीन, कन्नौज का इत्र, मुरादाबाद का पीतल और मेरठ के खेल के सामान। बिल्कुल, जैसे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अब देखिए, सड़कें और अर्थव्यवस्था तो शरीर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की धड़कन कहाँ है? उसकी गंगा जमुनी तहजीब में। एकदम, एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक जो ठाकुर प्रसाद जी की देन है। और फिर लखनऊ के बिरजू महाराज, बनारस के बिस्मिल्लाह खां और किराना घरानों का वो जादू। इन सब ने तो संस्कृति को जिंदा रखा है। लेकिन इसी संस्कृति से जुड़ा एक बहुत ही भावुक तथ्य भी है, परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी है। कौन सा तथ्य? थारू जनजाति का। मतलब जरा सोचिए, जब पूरा देश दिवाली पर रोशनी और जश्न मनाता है, तब ये जनजाति इसे शोक के रूप में मनाती है। बाप रे, सच में? हाँ, वे अपने पूर्वजों को याद करते हैं। एक ही रात में जश्न और शोक दोनों। ये राज्य की कितनी गहरी विविधता को दर्शाता है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विरोधाभास है। अब हम अपनी इस फिल्म के क्लाइमैक्स पर आ गए हैं, यानी हमारी अल्टीमेट चीट शीट, अंतिम प्रहार। बिल्कुल, परीक्षा से पहले ये फर्स्ट्स याद रखने ही होंगे। चलिए रैपिड फायर करते हैं। पहले CM पंडित गोविंद वल्लभ पंत, देश और राज्य की पहली महिला CM सुचेता कृपलानी और पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जी। शानदार। और रिसर्च संस्थानों में लखनऊ का CDRI यानी ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट और वाराणसी का सब्जी अनुसंधान संस्थान यानी IIVR। बहुत बढ़िया। और जिलों के वो उपनाम जो उनकी पहचान है, अलीगढ़ ताला नगरी जो किस्मत के तारे खोलती है, बरेली बांस और सुरमा नगरी, और चंदौली धान का कटोरा। बेहतरीन। तो देखा आपने, उत्तर प्रदेश अब सिर्फ पन्नों पर छपे नीरस तथ्य नहीं रह गया है। बिल्कुल नहीं, अब ये एक जीवंत कहानी बन चुका है। ऐसा लग रहा है कि तैयारी करने वाले विद्यार्थी अब सिर्फ परीक्षा देने नहीं, बल्कि इस राज्य को जीने जा रहे हैं।
एकदम सही कहा, लेकिन जाते जाते ना मैं सुनने वालों के दिमाग में एक चिंगारी छोड़ना चाहता हूँ। कैसा सवाल? जरा सोचिए, जिस दिन इस $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का सपना और इन 80 लोकसभा सीटों की जो ये विशाल राजनीतिक ताकत है, जिस दिन ये पूरी तरह से यहाँ के युवाओं के हाथों में आ जाएगी, तो क्या उत्तर प्रदेश सिर्फ भारत का नेतृत्व करेगा या वो विश्व के आर्थिक और राजनीतिक मानचित्र को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में।